We are going to start with Unit 5 Imperial Ideologies and Physique Orientalistic Construction of India and the Utilitarians। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 से, जिसमें हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग एंड द ब्रिटिश इमेज ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग और ब्रिटिश इमेज ऑफ इंडिया, उन लोगों को क्या लगता था कि इंडिया कैसा है। So the prevalent impression that India had degenerated tended to be reinforced by the British experience in the 18th century India. At the same time, the early administration were keenly aware of Indian past glory. To administer this, the country popularly through knowledge of India and its past was needed. वॉरेन हेस्टिंग को पता था कि अगर हम लोगों को, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर था वो बहुत रिच था, हम लोगों का ग्लोरी जो था वो बहुत रिच था 18th सेंचुरी में भी। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा जो एज था वो डार्क एज था, 18th सेंचुरी वो से डार्क एज, एंड ब्रिटिश केम एंड मेक इट अ ग्लोरीड एज, मतलब बहुत ग्लोरी ले आया, ऐसा नहीं था। क्योंकि भले ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, बट रीजनल स्टेट्स जो थे वो इमर्ज किए थे। तो इट कांट बी सेड दैट 18th सेंचुरी वॉज अ डार्क एज। और ये चीज़ जो था वो ब्रिटिशर्स को पता था पास्ट ग्लोरी के बारे में। तो उनको ये भी पता था कि अगर उनको इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए रूल करना है तो उनको इंडियंस के बारे में नॉलेज होना, एक प्रॉपर नॉलेज होना, उनके लैंग्वेजेस के बारे में, कल्चर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉरेन हेस्टिंग को पता था। वॉरेन हेस्टिंग टुक दिस मिशन रैदर सीरियसली, और इस मिशन को वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बहुत सीरियसली लेते। किस मिशन को? कि इंडियन कल्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को रूल करें तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉलोनियल रूल हो रहा था इंडियन में, तो इंडियन के बारे में कॉलोनियल्स को पता होना, मतलब यूरोपियंस को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनका कल्चर, लैंग्वेज कैसा है, तभी आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए रूल कर पाइएगा। To fulfill this mission, he was aware that he required a band of dedicated administrators. तो उनको ये भी चीज़ पता था वॉरेन हेस्टिंग को कि अगर उनको पता करना है कि इंडिया का कल्चर कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या उनको पसंद है, तो इस चीज़ में कौन उनको हेल्प कर सकता है? डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इंडियन हो, who would rise above the opportunities fortune hunters who came from British to India. For this purpose, he made a strenuous efforts to work towards the institution of learning, which would first acquire the knowledge of the golden past of India. तो इसमें वो क्या करते हैं, एक मिशन का एस्टैब्लिशमेंट, मिशन तो स्टार्ट कर देते हैं वो। इसमें वो क्या करते हैं कि जितने भी ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे सर्विस करने के लिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जुडिशियल सर्विस, तो उन लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिया का कल्चर क्या है। एक इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। Perhaps convey it to those who could be involved in the project of administrating India. This vision, which has sometimes been called as Orientalist vision, was not confined to Warren Hastings alone. तो ये जो विजन था कि हमें इंडियन कल्चर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम उनमें रूल कर रहे हैं, ये व्यू को क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट विजन कहते हैं। ये केवल वॉरेन हेस्टिंग ही नहीं सोचते थे, और भी कुछ गवर्नर जनरल्स थे जिनका ये मानना था कि इफ़ वी आर रूलिंग इंडिया वी शुड नो अबाउट देयर कल्चर, देयर पास्ट ग्लोरी, एवरीथिंग। विलियम जोन्स का क्या कहना था? विलियम जोन्स, an English jurist, was to commit himself to rediscovering India precisely for this reason, identifying with which tradition of the British politics Jones set himself the task of making India more intelligible to British. तो विलियम जोन्स का ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे, इनका ये अपने लाइफ को कमिट कर दिए थे कि वो रीडिस्कवर करेंगे इंडिया को, कि इंडिया कैसा था, कैसा ग्लोरी था, और वो ब्रिटिश को बताएंगे ट्रेडिशंस के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में। और वो एक टास्क सेटअप कर देते हैं जोन्स कि वो इंडिया को एक मोर इंटेलिजिबल टू ब्रिटिश बताएंगे। मतलब क्या था इंडिया वो बताने में विलियम्स जोन्स जो थे वो हेल्प करने वाले थे इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को, सॉरी। इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स वुड नॉट बी एनफ, लेकिन ये भी था कि एक इंडिविजुअल ही केवल पूरा चीज़ नहीं बता सकता, और भी लोगों का मास
मास लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. ही ग्रेजुअली केम अराउंड व्यू दैट इट वुड बी हैव टू बी ऑर्गेनाइज एफर्ट टू combine a scientific study with the labor and knowledge of a group dedicated individual. It was thus the famous Asiatic Society was formed. The society was to cover the task of unearthing knowledge about Asia, both within and outside Asia. It is here that Jones' effort and Warren Hastings' visions were to coincide. The society received full blessings of the Governor General and era of studying India. तो जोन्स का यह मानना था कि इंडियंस को भी पता होना चाहिए कि वेस्टर्नाइजेशन क्या हो रहा था, क्योंकि लोगों को अच्छे से सिविलाइज होने के लिए उन लोगों को तो यही लगता था कि दैट वी आर नॉट सिविलाइज्ड, एंड इन मेनी एस्पेक्ट्स वी वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज गोइंग आउटसाइड द कंट्री. तो ये चीज़ से फेमिलियर करवाने के लिए जोन्स सोचते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें वॉरेन हेस्टिंग उनका साथ देते हैं. Within the close quarter of social, religious, linguistic and political aspects began. इंडिया में जो है वो स्टडिंग का जो एरा है वो स्टार्ट हो जाता है. एक बहुत ग्लोरीफाइंग एरा कहा जाता है इसको, जब वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल. Then in itself was a departure from the early travelers who would normally record impressions and go away. The Asiatic Society contributed in a major way by translating from Persian and Sanskrit works of grammar, Puranas and writings of Kalidas. एशियाटिक सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है बाय ट्रांसलेटिंग फ्रॉम पर्शियन एंड संस्कृत वर्क ऑफ ग्रामर. जितना भी पर्शियन और संस्कृत वर्क था उस ग्रामर में उसको कन्वर्ट करता है. पुरानास को कन्वर्ट करता है. पुरानास जो कालिदास के द्वारा और भी जो कालिदास के द्वारा भी लिखा गया था वो सब चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है ताकि लोग जो हैं समझ पाएँ. रीजनल लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्जन होता है कि ताकि लोग भी समझ पाएँ कि हमारा पास्ट ग्लोरी कैसा था और ब्रिटिशर्स भी समझ पाएँ. Secondly, the members of the Asiatic Society reached and published a large number of articles on Indian society and religion. As a result, Zone's contribution through the society was infectiously spread the romantic fascination of India and her culture through Europe. तो सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि पहले तो एशियाटिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, फिर लार्ज नंबर्स में आर्टिकल पब्लिश होने लगते हैं. एशियाटिक सोसाइटी जो है वो पहले तो टीचिंग स्टार्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है. जितने भी स्कल्पचर्स थे या जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स थे, वेदास थे, ये सब का लैंग्वेजेस को है वो कन्वर्ट करता है ताकि रीजनल लैंग्वेजेस में, ताकि लोग उसको समझ पाएँ. उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी क्या करता है, आर्टिकल्स निकालता है जिससे इंडियन सोसाइटी जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, ताकि लोग और अच्छे से फेमिलियर हो पाएँ इंडिया के बारे में. एज अ रिजल्ट जोन्स कंट्रीब्यूशन थ्रू सोसाइटी वॉज इन्फेक्शियसली स्प्रेड एंड रोमांटिक फैसिनेशन ऑफ इंडिया एंड हर कल्चर थ्रू यूरोप. तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो जोन्स थे वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और यूरोप के लोगों को इंडियन कल्चर, उनके फैसिनेशन के बारे में अच्छे से पता चल पाता है. तो जोन का कंट्रीब्यूशन जो था यूरोपियंस को बताने में कि इंडिया का कल्चर कैसा था वो बहुत ही बड़ा था. सो जोन हैड गिवन अ big contribution to tell Europeans about the culture of India. Hastings in practice. अब वॉरेन हेस्टिंग का क्या था, वो तो चाह ही रहे थे कि यूरोपियंस को पता हो कि इंडियन का कल्चर कैसा है, अगर हम रूल कर रहे हैं इंडियंस को. तो हेस्टिंग ऑन द अदर हैंड हैड मोर प्रैक्टिकल रीजंस फॉर प्रमोटिंग द एशियाटिक सोसाइटी. तो एशियाटिक सोसाइटी को वॉरेन हेस्टिंग और भी प्रमोट कर रहे थे. बाय दिस टाइम ही हैड डिसाइडेड दैट द ड्यूअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय द क्लाइव शुड गो एंड ईस्ट इंडिया कंपनी शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बंगाल. तो वो उनका ये मानना था कि जो डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ था क्लाइव के द्वारा वो ख़त्म हो जाना चाहिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए. बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लॉ एंड इंग्लिश वेज इन इंडिया. वो यह तो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को रूल करे, बट वो यह नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा है बंगाल को, लेकिन इंग्लिश लॉज जो था वो भी चले बंगाल में. बंगाल का अपना कल्चर है, अपना वे ऑफ लिविंग है, तो उनका अपना जो लॉ था वही
कंटिन्यू होना चाहिए, इंग्लिश लॉज को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। हिज मेन आइडिया वॉज टू रूल द कॉन्कर्ड इन देयर ओन वे। उनका यह मानना था कि हम लोग कॉन्कर तो कर रहे लेकिन उनको जिस तरीके से रहना है उनको उस तरीके से रहने देना चाहिए। ही फेल्ट दैट रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश रूल हैड एक्साइटेड वेरियस प्रेजुडिसेस, दीज ही फेल्ट नीडेड टू बी स्टिल्ड। उनका यह मानना था कि क्योंकि ब्रिटिश रूल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था जिससे बहुत सारा प्रेजुडिसेस जो था वो भी इंक्रीज हो रहा था, वो नहीं होना चाहिए और वो खत्म होकर वहीं पे रुक जाना चाहिए। Secondly, he wanted to reconcile the British rule with the Indian institutions. This meant more intensive investigation into the manner and customs of the country and in-depth analysis of the literature and laws of the Indians. सेकेंडली उनका यह कहना था कि ब्रिटिश रूल्स विद इंडियन, ब्रिटिश का जो रूल्स था वो इंडियन मतलब ब्रिटिश को बताना चाहिए कि ब्रिटिशर्स को पता होना चाहिए कि इंडिया का इंस्टीट्यूशन कैसा है। तो इसके लिए उन लोगों को स्टडी करवाना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडिया एंड व्हाट इज़ देयर कल्चर, ताकि हम लोग लंबे समय तक उनको रूल कर पाएँ और उनके मैनर्स और कस्टम को अच्छे से डेप्थ में समझ पाएँ। फॉर इट इज़ फॉर द पर्पस दैट Hallett, one of the Hastings lieutenants, drew up list of religious and customary laws called the Gentoo laws, which would help in understanding the process of futuring the conciliation of natives or the ensured stability of the acquisitions. तो जेनेटो लॉ जो है, ऐसा माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग के ये सब स्टेप्स को जेनेटो लॉ कहा जाता था, क्योंकि उनके हम लोग इंडिया का कस्टमरी राइट्स जो रिलीजन्स था, लॉज था, उसको समझाना था ब्रिटिशर्स को। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स को समझना, तो इसको जेनेटो लॉ कहा जाता था। दस हेल मेंटेन वुड हेल्प द फ्यूचर इन्हांसिंग प्रोस्पेक्ट एंड कॉमर्स ऑफ द। उनका ये भी मानना था कि अगर हम लोग ये सब चीज़ करेंगे, हम लोग लॉज के बारे में जानेंगे, कस्टम्स के बारे में जानेंगे, तो ये हम ही लोगों के लिए इन्हांसिंग होगा, क्योंकि हम लोग और कमर्शियल कैसे हम लोगों को कॉमर्स ट्रेड करना है, टेरिटोरियल स्टैब्लिशमेंट कैसे इन्हांस करना है, कैसे बड़ा करना है, ये सब चीज़ करने में हम लोगों को बेनिफिट होगा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन with the consolidation of the concept and need to create a more integrated administrative structure, the British had to step into a realm of Indian institution like law and landed property. ब्रिटिशर्स ये भी समझ चुके थे कि अगर हम लोगों को लंबे समय तक रूल करना है तो हम लोगों को लॉ का भी इस्टेब्लिशमेंट करना होगा, क्योंकि जो लॉ था वो सही से नहीं था। क्योंकि पहले क्या था कि अगर कोई मुस्लिम या हिंदू में लड़ाई हुआ तो जो नॉन मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम्स पे क्लेम नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण्स और शूद्रा में लड़ाई होता था तो ब्राह्मण्स को वो पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, तो अनइक्वालिटी ऑफ लॉ था। तो ये भी ब्रिटिशर समझ चुके थे कि अगर हम लोगों को इंडिया में रूल करना है तो हम लोगों को लॉ का सेटअप करना होगा, लैंडेड प्रॉपर्टी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब जो आता है वो सब चीज़ करना होगा। In the meanwhile, the Industrial Revolution in Britain had forced the need of market and raw material outside Britain for the industrialists on the minds of policy makers in the Britain. अब ये सब चीज़ सोच ही रहे थे ब्रिटिशर्स। इसी मीनवाइल में क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाता है ब्रिटिश में, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो जाता है मार्केट का। तो अब क्या था, ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल्स का नीड था और रॉ मटेरियल इंडिया से आ सकता था। तो पहले तो वो लोग फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते थे, अब क्या करने लगे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेने लगे और वो रॉ मटेरियल वो लोग ब्रिटेन ले जाते थे और ब्रिटेन में उसका फिनिश प्रोडक्ट्स बना के इंडिया में बेचते थे। मतलब हम ही लोगों का रॉ मटेरियल लेके हम ही लोगों को उसी चीज़ से फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने लगे, क्योंकि उनका सामान चीपर रेट में मिलता था और अफोर्डेबल प्राइस में मिलता था। इसीलिए इंडियंस भी जो थे उसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते थे। Preservation and Munro. Munro and his colleague opposed a central imposed rule in India and favored diversity in Indian government. The task of transforming the Indian minds was then to become a more complex. The task of education in the process was mooted by liberal maculae as the prime responsibility of the British in India. मुनरो का ये मानना था कि अगर हम लोगों को इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो वो ये चीज़ जानते थे कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और हम लोगों को हर लोगों का माइंड, रहने का तरीका, कल्चर सब अलग है। तो एक एजुकेशन सिस्टम होना भी बहुत इम्पोर्टेंट था
ताकि लोग पढ़े और समझे कि क्या हमारे कंट्री के बाहर भी हो रहा है. But in the context of both resistance of Orientalist and pragmatic Anglo-Indians like Munro wanted to preserve the Indian institution and culture, the role of Western or an Anglistic education became a subject of immense controversy in the middle of the 19th century. Munro का ये मानना था कि जो Indian institutions and culture है, the role of Western और एन एंगलिस्टिक, मतलब जितना भी कल्चर है इंडियन इंस्टीट्यूशंस का वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. बट एंगलिस्टिक स्कूल्स का क्या मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक कंट्रोवर्सी हम लोग देखते हैं ओरिएंटलिस्ट और एंगलिस्ट एजुकेशंस के बीच में भी 19th सेंचुरी में. एक का मानना था कि नहीं, एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, डिफरेंट कल्चर हो गया है, मतलब अब न्यू वे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, तो चेंजेस होना चाहिए. बट एक का मानना था कि नहीं, हम लोगों का जो कल्चर है हम लोगों को उसी चीज़ से कंटिन्यू करना चाहिए, हम लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में. बेनेडिक्ट ऑन सती. सती वॉज अ वेरी bad thing in the society at that time. In December 1829, Lord William Benedict, the first Governor General of British rule India, सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट आते हैं एक गवर्नर जनरल के रूप में. सबसे पहले मतलब यहाँ पर इस सबसे पहले का कहने का मतलब है कि ये जो थे, ये सबसे पहले जो थे जो बैन करते हैं सती को, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, ही वॉज द वन हु बैंड सती. The ancient Hindu practice of widow immolation herself on her husband funeral pyre. सती क्या था? सती एक प्रथा था जिसमें जो हस्बैंड का फ्यूनरल पायर था, जो जलते हुए हस्बैंड का बॉडी रहता था, उसमें जो महिला थी, जो उनकी पत्नी होती थी, वो अपने आप को जला लेती थी और हस्बैंड के साथ मर जाती थी. Benedict, then the Governor General of Bengal, sought the views of 49 senior army officers and 5 judges. यह चीज़ बेनेडिक्ट को नहीं पसंद आया. वो 49 सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और 5 जजेस को कन्विंस करते एट द टाइम हैड टू कम टू वॉच आउट द फाउल स्टेन्स अपॉन ब्रिटिश रूल. हिज रेगुलेशन सेट सती वॉज रिवोल्यूटिंग टू द फीलिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड दैट इट शॉक्ड माई मैनी हिंदूज एज वेल एज अनलॉफुल एंड विकेड. उनका कहना था कि बेनेडिक्ट का यह कहना था कि ये जो हिंदू का लॉ है सती का, ये बहुत ही अनलॉफुल और विकेड है, और ये केवल विकेड ही नहीं है, ये एक इनह्यूमन एक्टिविटी जो है जो कंटिन्यू किया जा रहा है एजेस से. ये बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमैनिटी नहीं है लोगों में. कैसे कोई जलते हुए फ्यूनरल पायर पे बर्न हो सकता है? तो इस चीज़ से बेनेडिक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, इसीलिए वो बैन कर देते हैं सती को इंडिया में. ऑर्थोडॉक्स हिंदूज पुश्ड बैक एंड पेटिशन्ड बेनेडिक्ट, बट क्योंकि बैन तो हो गया सती, लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया, वो चले जाते हैं कोर्ट. तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू पुश्ड बैक एंड पेटिशन्ड बेनेडिक्ट, क्वेश्चनिंग द स्कॉलर्स एंड स्क्रिप्चर्स. दे चैलेंज्ड हिज केस दैट सती वाज नॉट एन इम्पेरेटिव ड्यूटी अंडर द रिलीजन. बेनेडिक्ट डिड नॉट बच. द पेटिशन्स वेंट इन द प्रिवी काउंसिल, द कोर्ट लास्ट रिसॉर्ट इन द British colonies. In 1832, the council upheld the regulation saying sati was flagrant offense against society. कुछ हिंदूज जो थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे, वो सती बैन होने के बाद चले जाते हैं कोर्ट में, प्रिवी काउंसिल में, और बोलते हैं कि ये जो कुछ स्कल्पचर्स जो था या मनुस्मृति, उसमें ये सब चीज़ मेंशन था, तो वो ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए स्कल्पचर्स में तो मेंशन है कि हिंदू में है सती, आप हमारे रिलीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं. बट ये चीज़ जो है जब कोर्ट में जाता है तो काउंसिल का सेटअप होता है 1832 में, और यह निर्णय होता है कि नहीं, जो चीज़ इनह्यूमन है वो चीज़ कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये फ्लैग्रेंट ऑफेंस था अगेंस्ट अ सोसाइटी. ये बहुत ही गलत चीज़ था जो विमेन को करना पड़ रहा था. This system of land revenue was instituted in the 18th century by Sir Thomas Munro, Governor of Madras in 1820. This was practiced in Madras, Bombay areas as well as Assam province. In this system, the peasants, the question of land revenue, अब सती तो हो गया, अब लैंड रेवेन्यू पे क्वेश्चन होने लगा. क्यों लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था? तो सर थॉमस मुनरो जो गवर्नर जनरल थे मद्रास में 1820 में, वो ये चीज़ को क्वेश्चन करते हैं और एक इंस्टीट्यूशन का सेटअप करते हैं.
In this system, the peasants or the cultivators were regarded as the owner of the land. और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता है कि जो पेजेंट्स और कल्टिवेटर्स थे, जो पेजेंट्स जो रोपते थे, किसान थे, उनको इसका ओनर बनाया जाता है. बट द डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियन फिलोसफी हैज़ नॉट गिवन अप द थ्योरी इन स्पाइट ऑफ प्योरली pragmatic and imperial calculation of rents. The later British administration of our period were emphasized that the British rule had always been governed by the law. However, it was argued that for efficient administration, force had to be used, and there was no need to justify it by consideration of political change or reform. The utilitarian transforming India then was subsumed under the principle of efficiency and good governance held by the steel frame of the British administration. तो लैंड रेवेन्यू में चेंजेस लाया जाता है. लैंड रेवेन्यू में यह कहा जाता है कि जो किसान थे, जो रोप रहे थे, जो कल्टीवेटर्स थे, फार्मर्स थे, उनको हेड बना दिया जाता है लैंड का. बट धीरे धीरे ये जो चेंजेस होने लगा था, ये हम लोग देखते हैं कि रिवोल्ट होने लगता है. 1857 में क्या होता है? रिवोल्ट होता है, क्योंकि पॉलिसीज़ जो था, क्योंकि रिलीजन में चेंजेस लाया गया, बैन ऑफ सती हो गया, विडोरी मैरिज, डिफरेंट थिंग्स वर ब्रॉट अप, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट हो गया सोसाइटी में और 1857 में रिवोल्ट हो गया. फिर इम्पीरियल विजन्स, जो मतलब एम्पायर का विजन भी आने लगा. ऐसा मानने लगा लोग कि जो ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो इंडिया को रूल कर रहा था, वो सफिशिएंट नहीं था रूल करने के लिए. तो बाद में हम लोग देखते हैं कि चार्टर एक्ट आता है, फिर ऐसा रूल बन जाता है चार्टर एक्ट के द्वारा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रिटिश क्राउन को. अब ब्रिटिश क्राउन जो था वो हेड हो जाता है, वो रूल करता है इंडिया को. ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अब वो हेड नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था. अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बोले थे कि हम लोग क्यों नहीं जाके ट्रेड कर सकते इंडिया के साथ. सही बात था. तो डिसकंटेंट होने लगा यूरोप में, जिसके वजह से ब्रिटेन जो था, यूरोप जो था, ब्रिटेन जो था मेनली, वो आता है, वो बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड का इंडिया में, वो ख़त्म हो जाता है और वो टेक ओवर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. तो ये था इस लेक्चर में. सो वी आर डन विद दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.